नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय राउत ने लगा दिया है बड़ा आरोप। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान देश में दंगे कराने की है साजिश। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं सच। संजय राउत बोले, हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करिए। सवर्ण, दलित और मुस्लिमों के पुराने वोट बैंक पर नजर। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कमलनाथ का भाजपा पर हमला, कहा जनता जल्द ही आशीर्वाद यात्रा को बर्बाद यात्रा में बदल देगी। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार की जातीय जनगणना पर मोदी सरकार ने वापस लिया हलफनामा, कुछ घंटों में ही मारी पलटी। दोस्तों, क्या पूरी खबर, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान देश में दंगे कराने की साजिश, संजय राउत ने लगाया यह आरोप। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि देश में सत्तारूढ़ भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान देश में दंगे कराने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी। संजय राउत ने कहा कि उनका दावा बेहद गंभीर है और विपक्ष दल इस मामले में सतर्क है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है और मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 तक होने की बात कही जा रही है। और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान बीजेपी बड़ा हमला कर सकती है। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान देश के कोने कोने से गाड़ियों को अयोध्या बुलाया जाएगा और उनमें से किसी एक पर हमला किया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को डर है कि इसके बाद देश में कट्टरता की आग भड़क जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या संजय राउत के आरोपों में कोई जान है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत का बयान, बोले हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करिए। राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्षाई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है। और अब शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी का लद्दाख पर दावा सही है और केंद्र सरकार में अगर हिम्मत है तो उसे चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी का यह दावा कि चीन लद्दाख की पैंगोंग घाटी में घुस आया है, ये सही है। हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत की है और वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इसके बाद चीन ने नक्शा जारी कर दिया है। राहुल गांधी का दावा सही है कि चीन लद्दाख में पैंगोंग घाटी में घुस आया है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में घुसने की तैयारी कर रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कांग्रेस बढ़ाएगी सक्रियता, सवर्ण, दलित और मुस्लिम के पुराने वोट बैंक पर नजर। 2024 के लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर। जी दोस्तों, कांग्रेस ने 80 संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश के संगठन की कमान अक्टूबर 2022 में जब बृजलाल खाबरी को सौंपी तो संकेत यही गया कि पार्टी की नजर पूरी तरह दलित वोटों पर टिकी है। संभव है कि रणनीति भी यही हो, लेकिन उस पर अमल जमीन पर नजर आता। इसके पहले ही कांग्रेस ने बाजी एक बार फिर पलट दी है। इस बाजी में सबसे ऊपर अजय राय के रूप में सवर्ण कार्ड दिखाई देता है, लेकिन रणनीति अभी थोड़ी अलग है। सवर्ण वोट के लिए अजय राय तो दलितों को लुभाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे का सहारा लिया जाएगा और उनकी सक्रियता बढ़ाते हुए यूपी में 30 जनसभाएं करने की तैयारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का भाजपा पर हमला, कहा जनता जल्द ही आशीर्वाद यात्रा को बर्बाद यात्रा में बदल देगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाले जाने वाली जन आशीर्वाद यात्राओं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शाहों ने ही यात्रा को 5 भागों में बांटकर पंचनामा कर दिया है। ज्ञात हो कि भाजपा आगामी 3 सितंबर से 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने जा रही है। बीते वर्षों में भाजपा ने एक ही जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। उसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हमला बोला है। वहीं भाजपा ने यात्रा को हर क्षेत्र में ले जाने के मकसद से एक नहीं 5 यात्राओं की बात कही और ये यात्रा कम दिन में पूरी होगी और पार्टी की सभी क्षेत्रों में पहुंचेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की जातीय जनगणना पर मोदी सरकार ने वापस लिया हलफनामा, कुछ घंटों में ही बदल लिया अपना स्टैंड। जी हां दोस्तों, जनगणना से जुड़ा कोई भी काम केंद्र सरकार के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बिहार की जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था, जिसे उसने कुछ घंटों के अंदर ही वापस ले लिया। दोस्तों, सोमवार को सुबह अदालत में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया था उसमें कहा गया था कि जनगणना से जुड़ा काम केंद्र सरकार ही करा सकती है। इसके अलावा किसी भी राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के दायरे में जनगणना कराना नहीं है। लेकिन
सोमवार को शाम होने तक सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया और नया हलफनामा दाखिल करते हुए पुराने को खारिज करने की मांग की। पहले वाले हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि संविधान के मुताबिक केंद्र के अलावा कोई अन्य सरकार या संस्था जनगणना से जुड़ा काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों यहाँ पर इस हलफनामे को वापस लेना पड़ा है, एक दिन के भीतर ही पलट गई केंद्र की मोदी सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। LAC से सटे 2000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करने वाले शी जिनपिंग दिल्ली में आ रहे हैं। क्या भारत को यह शोभा देगा? मनीष तिवारी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, चीन ने एक बार फिर उकसाने वाला काम करते हुए नया नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है। यह नक्शा ऐसे समय में जारी हुआ है जब चीन के राष्ट्रपति अगले महीने सितंबर में होने वाली G20 की बैठक के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मैप को बेतुका बताया और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह भी दी है। समाचार एजेंसी से तिवारी ने कहा कि चीन का दावा बेतुका है और इसकी निरर्थकता चीन भारत सीमा विवाद के इतिहास से प्रमाणित होती है। आज असल मुद्दा यह है कि चीन ने थिएटर स्तर पर कई पॉइंट पर LAC का उद्घाटन किया है। ऐसे में सरकार को गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि दिल्ली में ऐसे व्यक्ति शी जिनपिंग को बुलाना क्या भारत के स्वाभिमान के अनुरूप होगा, जिसने LAC से लगी 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। चीन के नए नक्शे पर मनीष तिवारी ने कहा कि भारत चीन सीमा के 3 सेक्टर हैं। एक पूर्वी सेक्टर जहां मैकमोहन लाइन को 1940 से भारत और चीन के बीच सीमा के रूप में मान्यता मिली हुई है, जब भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। और जहां तक मिडिल सेक्टर की बात है, कुछ छोटे मोटे मुद्दों को छोड़कर दोनों पक्षों में यहां कोई विवाद नहीं है। असल समस्या पश्चिमी सेक्टर पर है, जहां पर बॉर्डर सही तरीके से रेखांकित नहीं है। 1865 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस इलाके को रेखांकित करने की कोशिश की और उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए सर्वे कराया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे राज्य को, हमारे क्षेत्र को चीन ने अपने नक्शे में दिखाया है, जिसके बाद चीन से सटे जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर जो कब्जा करने वाली शी जिनपिंग जो दिल्ली में आ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक सर्वे में राहुल गांधी को PM मोदी से ज्यादा मिला जनता का साथ। जी हां दोस्तों, चौंक गई भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले आ रहे सर्वेक्षणों में जनता अलग अलग अपनी पसंद और नापसंद के बारे में राय दे रही है और इन्हीं सर्वेक्षण में से एक ऐसा सर्वे भी आया है जिसे देखकर भाजपा के लोग हैरान हो जाएंगे। इस सर्वे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों हाल ही में NDTV CSDS सर्वे ने एक सर्वे किया और इसके नतीजे जानकर आप चौंक सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद और नापसंद के बारे में जब लोगों से राय ली गई थी, तो पसंद को लेकर 2023 में राहुल गांधी को लोकप्रियता में जहाँ 4% का लाभ हुआ, तो नरेंद्र मोदी को 2019 की तुलना में 3.5% की गिरावट आई है। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का घटता चला जा रहा है। और अगर 2024 तक यही सिलसिला जारी रहा तो गद्दी PM मोदी को छोड़नी पड़ सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, बोले डर की वजह से गुरुद्वारे में जाते हैं मोदी। जी हां दोस्तों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर PM मोदी पर निशाना साधा है। मलिक ने कहा है कि मोदी ने डर कर कृषि कानून वापस लिए हैं, अब वो डर की वजह से ही गुरुद्वारों में जा रहे हैं। जिस वक्त किसान आंदोलन हुआ उस वक्त मैं मेघालय का गवर्नर था, उस दौरान मैंने 10 दिन तक विचार किया कि कुछ बोलना चाहिए या नहीं। मुझे कई लोगों ने समझाया कि आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो जाओगे, क्यों झगड़ा करते हो, लेकिन मैंने कहा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रिटायर होंगे तो कुत्ता भी नहीं रास्ता छोड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों की आवाज़ वो बतौर गवर्नर उन्होंने उठाई थी और यहाँ पर आपको बता दें कि तब वो मेघालय के गवर्नर थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। CM नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव पर बड़ा बयान, जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे पर दी पहली प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नालंदा में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम जातीय गणना के साथ साथ हर जाति हर वर्ग का आर्थिक सर्वे भी करा रहे हैं ताकि सभी के विकास का खाका तैयार किया जा सके। और सभी पार्टी ने मिलकर ये डिमांड की थी कि जातीय गणना होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन जातीय गणना करवाना राज्य सरकार का अधिकार है। जातीय गणना
का सारा काम पूरा हो चुका है और एक एक करके सभी चीज़ों को प्रकाशित किया जाएगा। हम लोग आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके विकास की योजनाएं भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये कार्य राज्य के हित में है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है और अभी कौन कौन लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे ये कहना ठीक नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिन में सपने देख रहे हैं अमित शाह, बीजेपी को तेलंगाना में मिलेंगी 5 से कम सीटें, बीआरएस नेता ने किया इसको लेकर दावा। जी हाँ दोस्तों, भारत राष्ट्र समिति के नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और बीआरएस नेता ने कहा कि अमित शाह दिन में सपने देख रहे हैं। दावा किया कि इस साल होने वाले तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 5 से भी कम सीटों को जीतेगी। इससे पहले रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस को 4G पार्टी और बीआरएस को 2G पार्टी बताया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वाराणसी के अलावा 2 सीटों से लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी चुनाव, राहुल और सोनिया को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी या प्रयागराज व फूलपुर से अथवा अन्य किसी सीट को चुनेंगी, इस पर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी उनके लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क में जुटी है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की पहली प्राथमिकता वाराणसी है ताकि प्रधानमंत्री मोदी को सीधे चुनौती दी जा सके। दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेठी तो सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक कांग्रेस के अंदर खाने में ये कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव मैदान में नहीं उतरी तो रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में आ सकती हैं। इसी तरह अदालत के आदेश के चक्कर में अमेठी से राहुल गांधी के बजाय प्रियंका के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ हो गई है। उनके अमेठी से चुनाव मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ रायबरेली में सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में जातिगत समीकरण से कांग्रेस को भरोसा, लोकसभा चुनाव से पहले खड़गे करेंगे 30 रैलियां। जी दोस्तों, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और ये बात सभी दल समझते हैं। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जिसे नजरअंदाज कर केंद्र की सत्ता तक पहुंचना असंभव सा है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है, इसीलिए उसने अभी से मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने और वोट के लिहाज से अपने जातिगत समीकरणों को बिठाना शुरू कर दिया है और इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी दलित, मुस्लिम और सवर्णों को रिझाने की कोशिश में है। रिपोर्टों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 30 रैलियां प्रस्तावित की गई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अजित पवार, एकनाथ शिंदे करेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी का बेड़ा गर्क, सर्वे में मिली है महज इतनी सीटें बीजेपी को। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बीजेपी को नई टेंशन दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया टुडे और सी वोटर के ताजा सर्वे में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को सिर्फ 20 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं शरद पवार की शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। ऐसे में ताजा सर्वे में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 20 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी का 23 सीट उनको मिली थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली शराब घोटाले में नया मोड़, सीबीआई ने ईडी के सहायक निदेशक एवं अन्य पर दर्ज किया केस, बड़े खुलासे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में एक नया मोड़ आया है। सीबीआई ने शराब कारोबारी अमनदीप ढल को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की घूसखोरी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक पवन खत्री समेत अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने जिन अन्य पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है उनमें अमनदीप ढल, एयर इंडिया का सहायक महाप्रबंधक दीपक सांगवान समेत बड़े नाम शामिल हैं। सीबीआई की ये कार्रवाई ईडी की एक शिकायत पर शुरू की गई है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले की अपनी जांच के दौरान पाया था कि आरोपी अमनदीप ढल और उसके पिता ने इस मामले में ईडी अधिकारियों से मदद की व्यवस्था करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 करोड़ रुपए की घूस दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित, छत्तीसगढ़ में 48 लाख युवा वोटर और इसी के साथ 4.43 लाख पहली बार करेंगे मतदान। राहुल गांधी का रायपुर में दौरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। वो यहाँ आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और प्रदेश में कुछ
कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की नज़र यूथ वोट बैंक पर है। माना जाता है कि युवा मतदाता प्रदेश में किसी भी पार्टी की जीत हार का गणित बदल सकते हैं। प्रदेश में करीब 48 लाख ऐसे यूथ वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। इनमें फर्स्ट टाइम वोट करने वाले यूथ की संख्या लगभग 4,43,000 है और इसीलिए दोनों ही पार्टियां यूथ पर फोकस कर रही हैं। युवाओं का दिल जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। रायपुर में होने वाली राहुल गांधी की सभा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वरुण गांधी ने की तारीफ, गांधी परिवार मीठी मीठी बातें कर वोट नहीं लेता, भाजपा नेता ने सुनाई कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गांधी परिवार की तारीफ करते हुए सरकार पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने सोमवार को जनसंवाद कार्यक्रम में राजा और एक गायक की कहानी सुनाते हुए कहा कि गांधी परिवार उस किस्म का नहीं है जो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपका वोट चोरी कर ले। सांसद ने कहा कि वो भले कड़वी बात बोले लेकिन बोलेंगे हमेशा सच। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो केवल झूठा ड्रामा करके आपका वोट लेकर चला जाए। सांसद वरुण गांधी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे और खमरिया पुल पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ ने बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को बताया टुकड़े टुकड़े यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि इसे बीच में बंद करना पड़ा। कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा काठ की हंडी को बार बार चढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, जिसका स्वागत मध्य प्रदेश की जनता ने पत्थर फेंक कर किया था। जनता ने आशीर्वाद की जगह ऐसा अभिशाप दिया कि यात्रा को बीच रास्ते में ही बंद करना पड़ा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे क्या वरुण गांधी? अजय राय के बयान से मच गया सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यूपी में एक बार फिर से अजय राय पर दाव लगाया है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से ही अजय राय पार्टी एक्शन मोड में है और यहां पर कांग्रेस के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जी जान से लग गए हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी के लिए भी कांग्रेस के दरवाजे खोल दिए थे और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस वरुण गांधी के नाम पर विचार कर सकती है या नहीं? क्या अजय राय वरुण गांधी को भी कांग्रेस में लाने की कोशिश करेंगे? इन तमाम सवालों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। दोस्तों, रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष का अपने ही क्षेत्र में विरोध, संजय जायसवाल को दिखाए गए काले झंडे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष एवं पश्चिम चंपारण से सांसद संजय जायसवाल को अपने ही क्षेत्र में विरोध झेलना पड़ा। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में पश्चिम चंपारण की जनता अपने सांसद से नाराज नजर आ रही है और इसकी एक बानगी हाल ही में देखने को मिली। बेतिया के बंजारिया पहुंचे संजय जायसवाल को लोगों ने घेर लिया और उनसे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल जवाब किए गए। लोगों ने सांसद को काले झंडे दिखाकर वापस जाओ के नारे भी लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान बीजेपी में कलह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को बताया भ्रष्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिखाए बागी तेवर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल को भ्रष्ट बताया है। मेघवाल ने कहा कि वो पीएम मोदी को शिकायत पत्र भेजेंगे। कैलाश मेघवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले से बचने के लिए राजनीति में आए हैं। कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल पर आरोप लगाया कि वो तो चोर नंबर 1 हैं। अर्जुन राम मेघवाल धीरे धीरे आगे बढ़ गया और एमपी बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया। मैं अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ पीएम मोदी को चिट्ठी लिखूंगा। अगर उनसे भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं सच बोलने से किसी से नहीं डरता। पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अर्जुन राम मेघवाल जब अफसर रहे तब भी उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार किया था। पूर्ववर्ती सरकार के समय भ्रष्टाचार किया, उसके मुकदमे आज भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा आरोप लगा दिया है उन्होंने यहाँ पर मंत्री पर, जिसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी में कलह की खबरें सामने आ रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश बोले चुनाव कभी भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे पर आई पहली प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कह दिया कि चुनाव कभी भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चुनाव समय पर हो। केंद्र वाले
वाले पहले भी कर सकते हैं और ये बात हम 7-8 महीने से कह रहे हैं कि ये लोग पहले भी लोकसभा चुनाव कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में गैस सिलेंडर पर भड़की सियासी आग, कमलनाथ बोले शिवराज जी राखी पर लाडली बहनों से छल निंदनीय है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री शिवराज ने महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन कहीं भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार पर शिवराज का लाडली बहनों से ये छल निंदनीय है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साधु का फोन बजा तो वरुण गांधी ने कसा योगी आदित्यनाथ पर तंज, न जाने कब महाराज मुख्यमंत्री बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, मंच पर एक साधु का फोन बजने पर उनके समर्थक रोकते हैं तो वरुण गांधी कहते हैं कि टोको मत, न जाने कब महाराज मुख्यमंत्री बन जाएं, समय की गति का कोई पता नहीं, यदि महाराज मुख्यमंत्री बन गए तो हमारा क्या होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रिटेन अमेरिका के बाद अब यूरोप जाएंगे राहुल गांधी, यूरोपीय आयोग के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात, पेरिस में भी है कार्यक्रम। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर विधानसभा का एक दिन का सत्र भी हंगामे के कारण नहीं चला। मणिपुर सरकार ने कुकी और मेइती बहुलता वाले क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रशासन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है और सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक दिन भी हंगामे के कारण नहीं चल सका मणिपुर विधानसभा का सत्र। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।